हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ में वेक्टर अलजेब्रा एक चैप्टर है और इस वेक्टर अलजेब्रा में हमने पिछली वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि हम जब प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का तो वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये दो टाइप का पढ़ा था हमने। एक पढ़ा था हमने डॉट प्रोडक्ट और अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने सारा कुछ पढ़ा था इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट या फिर इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे डॉट प्रोडक्ट, क्यों कहते हैं उसे स्केलर प्रोडक्ट, इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो में जाके देखना होगा कि क्या है डॉट प्रोडक्ट। सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये लास्ट पार्ट है आपके ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर का। ये आपकी क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। तो इस वेक्टर अलजेब्रा में ये जो पार्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद एक और पार्ट है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें एक खास बात यह है कि जो बच्चे 2021 में अपना एग्जाम लिखने जा रहे हैं ये उनके सिलेबस से हट गया है, अब उन्हें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। तो हमारे अब ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के हिसाब से ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हमें समझनी है। तो नेक्स्ट इसमें वेक्टर प्रोडक्ट अगर देखें हम तो क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, बहुत सिंपल बात है कि जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था ठीक वैसे ही हम वेक्टर प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल, यानी कि एक वेक्टर मान लीजिए ये रहा, मैं इसे ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, दूसरा बी वेक्टर, और ये दोनों ही देखो नॉन पैरेलल हैं, ठीक है, नॉन जीरो हैं, इनके बीच में कोई एक एंगल है थीटा। तो what is the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these टू वेक्टर्स, तो इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो हमको अगर पूछेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट बताओ तो मतलब ए क्रॉस बी हमें बताओ। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे सामने है, क्या फॉर्मूला है, ये रहा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप, व्हाट इज एन कैप, एन कैप, कैप लगा हुआ है इसका मतलब यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर हमको सिर्फ बताता है डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। और ए और बी ये दोनों मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर के, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा पोर्शन ये हमें बताएगा हमारे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस ए क्रॉस बी में, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। तो जहां हमें मैग्नीट्यूड भी पता हो, हमें डायरेक्शन भी पता हो, उस जगह हम उसे क्या मानेंगे, वेक्टर मानेंगे। तो प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, जिसमें डायरेक्शन भी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हमने नाम दिया वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब समझ में आ गया होगा कि इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बात, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि अगर डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन है क्या, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है। तो एन जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्या मतलब है इसका, बड़ा सिंपल सा मतलब देख लीजिए कि ऐसे समझिए कि ये एक वेक्टर है, मतलब एक प्लेन समझ लीजिए, प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जो इनकी डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी अगर मुझसे कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज
परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B, containing A and B. तो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B हम कह सकते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A एंड बी वेक्टर. ठीक है, डायरेक्शन भी पता चल गई, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया. ठीक है, अगर आपसे एन वेक्टर निकालने को बोल दे, एन मतलब नॉर्मल वेक्टर निकालने को कह दे, डायरेक्शन निकालने को कह दे, तो बड़ा सिंपल तरीका, इसी चीज को इस्तेमाल करो. देखो हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप. तो हाउ कैन यू फाइंड दिस एन कैप? वेरी सिंपल, ये इतना पोर्शन जो आपने लिखा है स्केलर, इसे इसके नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, तो देखो ये निकल के आ जाएगा. तो आप डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. तो प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपको निकालना पड़ जाए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं तो एंगल निकालना है. ये वेक्टर है, आपको पता है ए वेक्टर क्या है, आपको पता है बी वेक्टर क्या है, आपको ए क्रॉस बी भी गिवन है, मतलब आपको ए गिवन है, आपको बी गिवन है, आपको ए क्रॉस बी ये भी गिवन है. ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन. देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला you can find out the angle between the two vectors. और ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं निकला, ये जस्ट हमने अभी भी पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था, a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप. ठीक है, तो आपको तो सिर्फ निकालना है एंगल यानी ये साइन थीटा. a क्रॉस b आपको पता है, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स पता हो तो आसानी से साइन थीटा निकल आएगा ना इस फॉर्मूले से. बिल्कुल ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, इसे यूज करेंगे आगे भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तब. उसके बाद एक और खास बात यानी एक और अगली प्रॉपर्टी हमारे सामने, वो क्या है, वो बस बहुत छोटी सिंपल कि ए क्रॉस ए जीरो होता है, यानी किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम उसी वेक्टर के साथ कर देंगे तो जीरो आएगा. अब वो कैसे आएगा, बड़ा सिंपल है. देखो ये एक वेक्टर है ए, ये लिख दिया मैंने, और दूसरा एक वेक्टर है वो भी यही है. ठीक है, वो भी ए वेक्टर है. तो आप मुझे बताओ ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में थीटा कितना हुआ? भाई जीरो हो गया. ए वेक्टर है, दूसरा भी उसी के ऊपर है, तो एंगल हो गया जीरो. तो अब अगर उनके बीच में एंगल जीरो है तो हम सब जानते हैं साइन जीरो जीरो होता है. साइन जीरो जीरो हो गया तो यार ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, फिर से ए का मैग्नीट्यूड, साइन जीरो और उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन. भाई जब साइन जीरो जीरो हो गया तो पूरा ए क्रॉस ए भी तो जीरो हो गया, तो इसलिए ए क्रॉस ए हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. ये बात आप समझ जाओ, ठीक है ना. अच्छा, ए क्रॉस ए जीरो होता है तो व्हाट इज आई क्रॉस आई? ऑब्वियसली फिर से सेम है, क्रॉस कर रहा हूं तो फिर से जीरो आएगा. अच्छा, व्हाट इज जे क्रॉस जे? फिर से जीरो, और ऐसे ही निकल के आ जाएगा के क्रॉस के, फिर से जीरो. तो ये बात एक हमको समझ में आ गई कि ए क्रॉस ए जो होता है वो जीरो होगा. अच्छा, अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात और है. ये तो पता चल गया आपको कि इसमें ए क्रॉस ए क्या है, बी क्रॉस बी क्या है, लेकिन अब मुझे जरा एक बात बता दो आप, बड़ा सिंपल, कि ये देखो ये मैंने लिख दिया वही चीज जो मैंने बताई थी. इसमें एक और खास बात निकल के आ गई कि ये तो समझ में आ गया सर, ये तो सर ने समझा दिया कि ये चीज क्लियर है, ये समझ में आ गया क्यों जीरो होता है. ये चीज क्यों जीरो नहीं है, ये क्या चीज लिख दिया मैंने, और यहां प्लस लिख रहा हूं, यहां माइनस लिख रहा हूं, क्या है ये सब, क्यों लिख दिया है मैंने, इसे भी देख लेते हैं. देखो एक बात हम समझ चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने समझा था
कि दो वेक्टर्स हैं। इस तरीके से मान लीजिए, मैं पहले दो वेक्टर बना देता हूं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आई कैप, मतलब डायरेक्शन है इस वेक्टर की। ये वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है जे मान लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमने मान ली के। तीनों परपेंडिकुलर है। तो आई क्रॉस जे, इन दो वेक्टरों का जब मैं क्रॉस करूंगा तो जो भी क्रॉस निकलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ आप मुझे। मैंने अभी बताया था ना कि हम जब क्रॉस करते हैं दो वेक्टर्स का, तो जो डायरेक्शन निकल कर आएगी वो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, दोनों के परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताओ कि आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, के। तो जब भी मैं आई और जे का क्रॉस करूंगा तो मुझे डायरेक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी के की डायरेक्शन। तो इसलिए मैंने हमेशा लिखा यहां पर आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के। अब मैं जे क्रॉस के की बात करूं तो फिर से वैसे ही है। अगर मैं जे और के की बात करूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, और इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा ये वाला वेक्टर है। तो इसलिए मैंने जे क्रॉस ए को आई लिखा, और ठीक ऐसी के क्रॉस ए को जे लिखा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये मैंने माइनस क्यों लिख दिया, अब ये वाली बात कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझो। ए क्रॉस बी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है ऐसे, और मैंने कहीं कर दिया बी क्रॉस ए, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एक हुआ ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ए क्रॉस बी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि एक वेक्टर दूसरे का माइनस लिखा जा सकता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा, अब एक बात और पता चल गई, कम्यूटेटिव भी नहीं है भाई। कम्यूटेटिव क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर बराबर होते तो ये कम्यूटेटिव कहलाते, पर यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें माइनस का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है डू नॉट हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जबकि डॉट प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने वहां लिखा था कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसका मतलब ये तो कम्यूटेटिव है, पर ये कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अच्छा, अब एक और बात हमारे सामने दिखाई दे रही है, वो ये कि अगर ए और बी, ध्यान से देखो, ए क्रॉस ए बी दो वेक्टर है, और इनका क्रॉस अगर जीरो आ जाए, तो इनका जीरो आने का मतलब ये हुआ कि या तो ए जीरो होगा, भाई ये जीरो आ रहा है, इनका जो क्रॉस है वो जीरो है, तो कब जीरो आएगा, जब या तो ए जीरो हो, ठीक है, या तो बी जीरो हो। दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो ये जीरो आ जाएगा। बट इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन भी है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ए और बी पैरेलल हैं। जैसे ए वेक्टर मैंने बना दिया ये, और बी वेक्टर मैंने बना दिया ये, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो हो गया तो इसका मतलब इनका क्रॉस भी जीरो आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि ए क्रॉस बी तब जीरो होता है जब ए जीरो हो, बी जीरो हो, या फिर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आपको अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो इसे ध्यान से सुनो तो आप एनसीईआरटी कर लोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि अगर आपके सामने कोई भी ए और बी वेक्टर पैरेलल दे दी जाए, वो कहते हैं कि ए और बी पैरेलल है, तो क्या ए क्रॉस बी जीरो होगा? भाई बिल्कुल होगा। देखो मैंने अभी बताया, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए बी के पैरेलल होगा, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू का मतलब ये हो गया, देखो, अगर इफ ए इज पैरेलल टू बी, ये दो वेक्टर पैरेलल है, तो इनका क्रॉस जीरो होगा ही होगा। और अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं, और आइदर ए और बी इज ऑल्सो जीरो, या तो ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए, या फिर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाए। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद थोड़ा जुकाम हो गया है बस, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे से पढ़ा सकूं आपको।
अच्छा, अगला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are along A and B is this। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ये क्या है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ये जो दो वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं इनका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो कहलाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। अब इसे भी जरा मैं समझ लेता हूं कि कैसे। देखो, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया और इस पैरेललोग्राम में एक साइड मैंने बना दी A वेक्टर और एक साइड मैंने बना दी B वेक्टर। इसके बीच का एंगल ले लिया मैंने थीटा। अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो मुझे एरिया क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ रखा है एरिया बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट के लिए बेस मान लिया मैंने ये, हाइट मैंने यहां से ड्रॉ कर दी। ये हाइट हो गई 90 डिग्री। ये हाइट कैसे निकलेगी? क्या कोई तरीका है हाइट निकालने का? बड़ा सिंपल तरीका। अगर मैथ्स थोड़ी सी और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो देखो, इस छोटे ट्राइंगल में मैं बना देता हूं साइड में छोटा ट्राइंगल। ध्यान से देखना जरा। ये 90 डिग्री है, ये A है और ये एंगल थीटा है। ये हाइट पता करनी है। एंगल के सामने जो हाइट है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के सामने जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइट फॉर्मूला निकल के आ गया A साइन थीटा। ठीक है, और बेस क्या है मेरा? बेस ये पूरा B है। तो देखो एरिया क्या निकल के आया? बेस B। B मतलब B का मैग्नीट्यूड। और हाइट क्या निकल के आ गई? हाइट निकल के आ गई A साइन थीटा, यानी A का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब आप में से मुझे बताओ कितने लोगों को पता ये चीज क्या है? याद करो, ये थी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। याद करो, अगर इसमें n वेक्टर और लग जाता तो डायरेक्शन हो जाती ना, यहां पे n कैप लगा दूं तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B हमें क्या बताएगा? पैरेललोग्राम का एरिया। अच्छा, ये तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। व्हाट अबाउट ट्राइंगल? अगर ट्राइंगल हो तो लो, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? जब पैरेललोग्राम का एरिया अगर हमारा A क्रॉस B आया है तो ट्राइंगल क्या होता है? भाई ट्राइंगल है क्या? तुम आप खुद समझ के देखो जरा। ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम को मैं आधा आधा ऐसे डिवाइड कर दूं तो भैया ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या निकल के आना चाहिए? ट्राइंगल का एरिया निकल के आना चाहिए पैरेललोग्राम के एरिया का आधा, यानी कि ये रहा A क्रॉस B का हाफ। ठीक है। अच्छा, ये चीज थोड़ा और अभी समझ में आएंगी आगे धीरे धीरे। अब हमारे सामने एक और आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका तो मालूम है, लेकिन A क्रॉस B अगर मुझे ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए, वो कहते A वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है, ये A वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है B, इसके कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको A क्रॉस B पता करना है। तो जब कंपोनेंट्स हमें पता होते हैं और हम A क्रॉस B करना चाहें तो बड़ा सिंपल, आप सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। फर्स्ट रो में IJ और सेकेंड रो में कंपोनेंट्स लिखने हैं आपको पहले वेक्टर के, और दूसरी रो में लिखने हैं दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट, और आप इसे एक्सपेंड कर दो जैसे भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना जानते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता होगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा चलो मैं आइडिया दे देता हूं कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं अबाउट फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में क्या करते हैं? पहले इस एलिमेंट को छुपाएंगे, इस पूरी रो और कॉलम को छुपा लेंगे। तो I और ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी A2B3 माइनस B2A3, और बाहर I लगा हुआ है। तो देखो बाहर I लगा हुआ है, ब्रैकेट में क्या आया? A2B3 माइनस A3B2। उसके बाद बात आती है J की। तो J वाला मतलब हो गया, अब आप J वाले को छुपा लीजिए। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूं आपको, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा J वाला पार्ट। अब मैंने इस J वाले पार्ट को मैंने देखो यहां लिख दिया है। ठीक है, J वाले पार्ट को मैंने अंदर लिख दिया। अब क्या करना है? तो जब J वाला बात आएगी तो कॉलम तो और रो
रो तो भाई पूरी यही जाएगी, ये तो छुप गई, और इसी के साथ वाला ये कॉलम भी छुप गया। तो क्या बचा? एक बचा A1 इंटू B3 माइनस B1 और A3। ठीक है, बस ये चीज मैंने देखो यहां पे भी लिख दी है वापस से। ठीक है, कोई मैंने नया काम नहीं कर दिया। बाहर J लिखा हुआ था एज इट इज, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3, ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो ये साइन थोड़ा डिफरेंट हो गए। डिफरेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि जब J हम डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करते हैं तो J हम किसका लेते हैं? माइनस का लेते हैं, दैट इज माइनस ऑफ J, इसलिए ये चीज चेंज आ गई है। अब दूसरा हम लिखते हैं K वाला पार्ट। K वाला पार्ट मतलब अब ये K। अब इस K वाले को मैं और एक अलग कोई कलर से ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं ब्लू ले लेता हूं, चलिए ठीक है। अब क्या करा K, तो K मैंने लिखा यहां और फिर से वही पूरी रो छुपा दी, पूरा कॉलम छुपा दिया, बचे ये 4, A1 B2 ये रहा, माइनस B1 A2 ये रहा। यानी ये तरीका हो गया आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना हो जाए। ठीक है, चलो अच्छा अब हम देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इससे थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो क्वेश्चन है क्या। देखो पहला क्वेश्चन है और ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का भी पहला ही क्वेश्चन है। फाइंड A क्रॉस B। A पता है, B पता है, और A क्रॉस B कैसे पता करेंगे? ये हमें जस्ट अभी अभी यहां पढ़ा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो करके देखें। चलो भाई कर दिया, देखो मैंने लगा दिया A क्रॉस B, कुछ मैंने नया काम नहीं किया है, सब पढ़े सीखा हुआ है हमने। I J के ऊपर की रो में कंपोनेंट 1 माइनस के 7 7, ये देखो फर्स्ट वाली रो, उसके बाद 3 माइनस 2 और 2 ये हमारी ये वाली रो हो गई। इसको एक्सपेंड करना है, तरीका भी हमें पता है। देखो तरीका मैंने इसको वही बताया जो मैं देखो ऊपर आपको समझा रहा था ना, कि J जो है वो माइनस का लेना है। ठीक है, पहले I लिखा, I छुपा लिया आपने पूरा, ये पूरी रो पूरा कॉलम गया, ये पूरा रो, ये 4 बचे। देखो ये 4 मैंने लिख दिए। अब बात आती है J की, तो J के लिए क्या करेंगे? तो फिर J के लिए भी ये देखो J जो हमने लिखा, ये J आएगा माइनस का, ये लिखा माइनस का, और इस पूरी रो और कॉलम को छुपा लो, तो बचे 4, 1 3 7 2, 1 3 7 2। देखो सिंपल। उसके बाद अगला काम किसका था? अलग से चेंज करता हूं फिर से। अब बात आती है K की, तो K में वही पहला ये पूरी रो गई, पूरा कॉलम गया, बचे ये 4। देखो ये 4 मैंने यहां लिख दिए, ये देखो कुछ नहीं किया। अब आप सबको ये बात पता है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। सिंप्लीफाई कर दिया भाई मैंने, सिंप्लीफाई करके देखो लिख दिया, और ये सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई हमारे सामने जो हम कर रहे हैं। ये रही, ये वेक्टर आ गया। अब मुझे बता दो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? बड़ा सिंपल, √x² प्लस y² प्लस z², यही तरीका था ना? बिल्कुल यही तरीका लगा रहे हैं हमने भी लगा दिया देखो, और लगाने के बाद अंडर निकाला तो आंसर आ गया 19√2। और ये 19√2 क्या है? कुछ नहीं है, ये है, एक सेकेंड, ये है हमारे सामने मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B दिस। यही हमसे पूछा था, तो यही पूछा था, यही हमने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो क्या कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, हमारा देखा हुआ पढ़ा हुआ सब। क्या कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है A, π/3 एंगल बनता है I के साथ, π/4 बनाता है J के साथ, और कोई एक एक्यूट एंगल है थीटा जो K के साथ है। फाइंड थीटा, और फिर कंपोनेंट भी बताने हैं। तो आप बड़े ध्यान से रखो कि हमारे पास ये रहा I, ये रहा J, ये रहा K, और कोई एक वेक्टर है मान लो ये,
ये ए वेक्टर है, और हमें नहीं मालूम है, हमने ए वेक्टर मान लिया। अच्छा, पर ये यूनिट वेक्टर कह रहा है, इसलिए मैं इसको ए कैप लिख देता हूं, बस इतना करता हूं। अब उसने बोला आई के साथ एंगल बना रहा है π/3, जे के साथ π/4, और के साथ पता ही नहीं है, हम थीटा मान लेते हैं। अब याद करो, जब मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट सिखाया था, डायरेक्शन कोसाइंस, मैंने बताया था कि कोई भी हमारा एक वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उन्हें हम, उनका जो कॉस होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। तो भाई कॉस अल्फा का मतलब कॉस π/3 हो गया, कॉस बीटा का मतलब कॉस π/4 हो गया, और कॉस गामा का मतलब कॉस थीटा हो गया। एक चीज़ और पता थी कि हमें मालूम है कि इनके स्क्वायर का सम, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस π/3 की वैल्यू, कॉस π/3 यानी कि कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बता सकता है कोई? 1/2। चलिए ठीक है। कॉस π/4 क्या होती है? 1/√2। बहुत बढ़िया। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। कॉस यहां रख दिया मैंने 1/2 का स्क्वायर, यहां लिख दिया मैंने 1/√2 का स्क्वायर। ये मुझे पता नहीं था तो थीटा ही रह गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, कॉस थीटा स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस के 1/4 माइनस के 1/2। एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो सब आया 4, यहाँ पे 1 है तो सिंप्लीफाई करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा माइनस के 2, तो ये सिंप्लीफाई किया तो फिर से आ गया 1/4, यानी यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। अब मुझे बता दो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? देखो 1/2 कहाँ लिखा हुआ है मैंने? π/3 पर, यानी कॉस π/3। तो थीटा निकल के आ गया π/3। पहली बात जो हमसे पूछी, फाइंड थीटा। अब बताओ कंपोनेंट ऑफ ए, यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप याद रखना इसको, हमेशा भूलना मत, ठीक है ना? मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि मैं कलर चेंज करके बताऊंगा थोड़ा सा। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात कि कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो होंगे वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या लिखे? देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो कंपोनेंट क्या निकल के आएंगे? कंपोनेंट निकल के आएंगे, पहला कंपोनेंट आ गया 1/2, दूसरा कंपोनेंट क्या निकल के आ गया? 1/√2, और तीसरा कंपोनेंट क्या निकलेगा बताओ? कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आई ना, तो तीसरा कंपोनेंट आ गया हाफ। यानी कि हमें पता चल गया कि क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल है भाई, मैं तो वैसे ये चाहता हूं कि आप ये खुद करें, एक नजर रख लेना चाहो तो मैं भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। तो वर्टिसेस आर गिवन मतलब ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो आप मुझे बताओ ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? ए बी वेक्टर निकालने का कोई तरीका है? ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे निकलेगा ए बी। और अगर निकालना हो बी सी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तब निकलेगा बी सी वेक्टर। तो ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है, पढ़ चुके हैं हम पहले, इसमें कोई ज्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो हमने निकाल लिया ए बी वेक्टर और हमने निकाल लिया ए सी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है भाई साहब? हमें निकालना है एरिया। तो भाई एरिया कैसे निकलता है? एरिया तो मुझे पता है फॉर्मूला,
ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है भाई। अब ए क्रॉस बी कैसे निकले, तो यही समझना है ए क्रॉस बी। वैसे तो हमने इतना सब पढ़ रखा है ए क्रॉस बी, हमें पता है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो मैंने ए क्रॉस बी ऐसे निकाल लिया सीधे सीधे। देखो मैं सीधे करूं क्या, आपको पता है तो इसलिए मैं सीधे लिख दे रहा हूं। ये ए क्रॉस बी निकल के आ गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट 61, ये है मैग्नीट्यूड। हमने पूछा आपसे एरिया, आपने इसका हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया था। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि बताओ क्या निकलेगा, तो आपने बता दिया आंसर क्या निकलेगा, ये रहा आंसर, एरिया निकल आया। अब ये चीज सीखनी थी आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मतलब ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ऐसा सोच रहे हो, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है ना, अब आप एक्सरसाइज जब करेंगे वेक्टर वाली तो आप आसानी से कर लेंगे। यहां पर दिख रहा है मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, और ये जीरो। अच्छा, जीरो वेक्टर जो होता है उसका मतलब है 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब आप सिर्फ इन दोनों को क्रॉस कर लो। क्रॉस करने का तरीका अब कोई नई बात नहीं है आपके लिए कि क्रॉस करने का तरीका क्या है, वो सब पुरानी बातें हो गई। आई जे के ऊपर लिखने हैं, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स पहले लिखने हैं, दूसरे वेक्टर कोफिशिएंट दूसरे पे लिखने हैं, फिर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया, मुझे एक वेक्टर मिल गया, और वो वेक्टर है किसके बराबर? 0 के बराबर। ये तो मुझे पता ही है, ये 0 के बराबर है, 0 मतलब इसके बराबर है, तो रख दिया इसके बराबर। अब आपको इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, बस तब आपका काम हो जाएगा। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, चलो कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट है, कंपोनेंट्स कंपेयर करा मैंने, तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों कंपेयर कर दिए। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए ये है 6 म्यू माइनस के 27 लेमडा जो कि 0 के बराबर है। देखो 0 के बराबर रख दिया। क्यों कर रहे हैं? देखो इसमें आई का कंपोनेंट और इसमें भी आई का कंपोनेंट, ये हमने बराबर रख दिया। सॉल्व करा, एक रिलेशन ये आ गया। फिर दूसरा मैंने जे का कंपोनेंट लिया, यहां भी मैंने जे का कंपोनेंट लिया, दोनों को कंपेयर किया, फिर से बराबर रखा। देखो सॉल्व करके ये म्यू की वैल्यू आ गई। और तीसरा मैंने ये वाला के का कंपोनेंट बराबर रखा, लैम्डा आ गया। तो म्यू और लैम्डा दोनों की वैल्यू आ गई। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? यही पूछा था, तो फिर इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। शाबाश, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।